इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध की देखो, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। जब कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है और उसी अवरोध को हम नाम देते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब देखो, ये अवरोध किस तरीके से उत्पन्न होता है या क्यों उत्पन्न होता है। तो जैसे कोई भी एक चालक की बात करें अपन, तो चालक में हमें पता है विद्युत धारा किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। तो ये जैसे हमारे पास में क्या है, कोई भी एक चालक है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें क्या उत्पन्न होने लग जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करने लग जाएंगे इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें गति करने लग जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इनके मार्ग में कुछ बाधा आती है, और वो बाधा किस क्या आती है, इस ये जो हमने धातु ली है या चालक लिया है, इसके जो धनायन है वो इसमें क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसी के साथ में और अन्य इलेक्ट्रॉन भी क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होगा तो उसके मार्ग में दो चीज आएंगी, एक तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन और एक ये धनायन। तो इस तरीके से ये धनायन और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों के इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, है ना, बाधा उत्पन्न करेंगे और या अवरोध उत्पन्न करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई विद्युत प्रतिरोध की। अब देखो, विद्युत प्रतिरोध का मान किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये विद्युत प्रतिरोध का मान, ये जो पदार्थ अपन ने लिया है ना, ये पदार्थ कैसा है, इसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये कहें कि भाई चालक हैं उनका प्रतिरोध थोड़ा कम होता है, और कुछ चालकों का प्रतिरोध तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रतिरोध, ये जो हमारे पास में चालक है उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर, और ताप के ऊपर निर्भर करता है। तो इन सब कारकों के ऊपर ये प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अब देखो, प्रतिरोधों की बात करें तो प्रतिरोधों के प्रकारों की बात करते हैं अपन। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। देखो, प्रतिरोधों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ओमीय प्रतिरोध, ठीक है, और एक होता है अनोमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध, एक तो क्या होता है ओमीय प्रतिरोध और एक क्या होता है अनोमीय प्रतिरोध। ठीक है, देखो ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या है, कि ऐसे प्रतिरोध जिनके लिए अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा में ग्राफ मिले अपने को, यानी कि इस अक्ष पे लें V और इस अक्ष पे लें I, तो हमें ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। और ऐसे प्रतिरोध या ऐसे पदार्थ, ऐसी युक्तियां जिनके लिए V और I के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त न होकर के किस तरीके से प्राप्त होता है, वक्र के रूप में प्राप्त होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनोमीय प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः धातुएं तो क्या होती हैं, ये ओमीय प्रतिरोध होती हैं। अब जैसे अनोमीय प्रतिरोधों की बात करें तो डायोड जो है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड जिसे अपन कहते हैं, ये अनोमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। ठीक इसी तरीके से ट्रांजिस्टर है, विद्युत अपघट्य विलयन है ना, ये सब क्या है, अनोमीय प्रतिरोध है। तो ये डायोड, ट्रांजिस्टर, ये अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में। अब देखो, कुछ इसी तरीके से अपन ने लिखा हुआ है विद्युत प्रतिरोध। देखो, विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या लिखी है, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का क्या करता है, अवरोध करता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, ताप पर, इन सब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे
प्रतिरोध की बात करें अपन तो प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को कम करता है। यानी कि जैसे अपन ओम का नियम लिखें यहाँ पे, तो भाई ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, यहां से और आर और आई में रिलेशन देखें तो आर जो है, या हम कहें कि जो आई है वो आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि आर अगर बढ़ेगा तो आर का मान सॉरी आई का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये किसके फिक्स मान पर, v के फिक्स मान पर। ठीक है, यानी कि v का मान तो क्या है, फिक्स है, r का मान बढ़ाएंगे तो i का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखो अगर किसी परिपथ में अपन r का मान बढ़ाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। r का मान कम करते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिना v को चेंज किए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये प्रतिरोध है ये क्या करने का काम करता है, धारा को परिवर्तित, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि धारा को नियंत्रित करता है ये किसी भी विद्युत परिपथ में। ठीक है, तो अब धारा को नियंत्रित करता है तो हम क्या करते हैं, परिपथ में अपने को कई बार प्रतिरोध लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उस जैसे किसी भी एक मान का अपन ने एक प्रतिरोध बनाया, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधक कहेंगे, रेजिस्टर कहेंगे। तो ऐसे प्रतिरोध जिनको कुछ विशिष्ट मान का बनाया जाता है क्या कहलाते हैं, प्रतिरोधक कहलाते हैं। अब ये प्रतिरोधक जैसा कि अभी मैंने बताया, ये प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के, एक तो ओमीय प्रतिरोध और एक अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन बताई, ये ओमीय प्रतिरोध तो क्या होते हैं, वे पदार्थ या युक्ति जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात इनके लिए विभवांतर और विद्युत धारा में आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, ओमीय पदार्थ या ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब अनोमीय प्रतिरोधों की बात करें तो वे पदार्थ या युक्ति जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात जिनके लिए विभवांतर V और I के धारा I के बीच ग्राफ या आरेख एक सरल रेखा प्राप्त न होकर वक्र प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं, अनोमीय पदार्थ या अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में निर्वात नलिका, अर्धचालक डायोड, विद्युत अपघट्य विलयन, ट्रांजिस्टर इत्यादि। तो ये क्या है, अनोमीय प्रतिरोध है। अब देखो अपन बात करें अनोमीय प्रतिरोध के में, ये जो V और I के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं। जैसे अर्धचालक डायोड की बात करें तो इस अक्ष पे ले लिया V, इस अक्ष पे ले लिया I, तो ये अपने को ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये सरल रेखा नहीं है, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से, ऐसे विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए ऐसे ग्राफ मिलेगा। टॉर्च के बल्ब की बात करें अपन तो उसमें V और I के बीच की अगर ग्राफ खींच कर देखें अपन तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो तीनों स्थितियों में ग्राफ सरल रेखा में नहीं है, अतः ये तीनों ही क्या है, अनोमीय प्रतिरोध हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखो कार्बन प्रतिरोध। देखो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि कई बार अपने को परिपथ में, विद्युत परिपथ में, या हम कहीं घरेलू परिपथों में या प्रयोगशाला में काम में आने वाले विद्युत परिपथों में अपने को प्रतिरोध काम में लेना होता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध सामान्यतः, अच्छा ये प्रतिरोध जो अपन बनाते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। तो ये प्रतिरोध सामान्यतः दो प्रकार के, दो तरीके के काम में ले सकते हैं। एक तो तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध, आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरा है, एक तो ताराबद्ध प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। देखो ताराबद्ध प्रतिरोध तो क्या है, कोई भी एक सिंपल तार है, जैसे मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, इन सब मिश्र धातुओं का कोई भी अपन एक तार लें तो उसका एक कोई फिक्स रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, और उसी को अपन विद्युत परिपथ में काम में ले लें। ठीक है, तो उसको तो अपन बोलेंगे ताराबद्ध प्रतिरोध। अब जैसे ज्यादा अपने को प्रतिरोध चाहिए तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, लंबा तार लेना पड़ेगा, कम चाहिए तो छोटा तार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ताराबद्ध प्रतिरोध। अब देखो कहीं अपने को बहुत ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत पड़े तो अपने को लंबा तार चाहिए होगा। ठीक है, जो कि व्यवहार में थोड़ा पॉसिबल तो खैर है लेकिन इतना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो इसी का एक हम ये कह सकते हैं कि एक उपाय है कि हम कार्बन को प्रतिरोध के रूप में काम में लें। ठीक है, और ये जो कार्बन के प्रतिरोध होंगे
ये इनकी तुलना में आकार में क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे और सस्ते भी पड़ेंगे। जैसे अपने को बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा तो वो तार क्या पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा व्यवहारिक भी नहीं होगा। लेकिन जब अपन ये कार्बन प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये आकार में सूक्ष्म भी होते हैं और कैसे होते हैं, सस्ते भी होते हैं, ठीक है। आकार में कैसे होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं कार्बन प्रतिरोध। अब देखो ये कार्बन प्रतिरोध बनते किस तरीके से हैं ये देखें अपन। तो कार्बन प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कार्बन को किसी भी बंधनकारी एजेंट की सहायता से, कार्बन को किसी भी बंधनकारी एजेंट की सहायता से एक बेलनाकार रूप में ढाल देते हैं। किस तरीके से, ये जो सामने आपको दिख रहा है इस तरीके से बेलनाकार रूप में ढाला जाता है, इसकी सहायता से, बंधनकारी एजेंट की सहायता से, ठीक है, बेलनाकार रूप में ढाला जाता है। और इसके अक्ष के अनुदिश दो संयोजक लीडें लगा दी जाती हैं। ये जो संयोजक लीडें हैं, ठीक है, देखो ये संयोजक लीडों की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में है कार्बन प्रतिरोध। इसमें देखो ये तो क्या है, लीड, संयोजक लीड है जिनको अपन कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन कंपोजिशन यानी कि कार्बन, ठीक है, और ये लीडें हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनको विद्युत परिपथ में संयोजित करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी बनाने की, किस तरीके से बनाया जाता है। सिंपल, कार्बन को किसी भी बंधनकारी बाइंडिंग एजेंट की सहायता से इस तरीके से बेलनाकार रूप में डाल दिया जाता है और इसकी अक्ष के अनुदिश दो संयोजक लीडें लगा दी जाती हैं। इन लीडों की सहायता से इसको विद्युत परिपथ में बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब इनका मान किस तरीके से होता है, देखो अब इनका मान कैसे पता चले अपने को कि इनका मान कितना है, कौन सा प्रतिरोध का मान कितना है। तो इसके लिए यहाँ पे ये कलर कोड रखे जाते हैं, यानी कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं और पीछे ये जो चित्र है इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो बेलनाकार अपने को दिख रहा है कार्बन प्रतिरोध, इसमें अलग अलग कलर की क्या है, ये पट्टियां हैं। तो ये अलग अलग कलर की जो पट्टियां हैं, इन पट्टियों का एक क्या होता है, विशेष वर्ण कोड होता है, ठीक है, और हर एक कलर का एक अलग अर्थ होता है, ठीक है, मतलब एक विशेष अंक होता है हर एक कलर का। और तो देखो जैसा कि मैंने अभी बताया, ताराबद्ध प्रतिरोध ये किसी मिश्र धातु से बने होते हैं, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम इत्यादि के, है ना। इन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, कम होता है, जिससे इनकी प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो उच्च मान के प्रतिरोध कार्बन से बनाए जाते हैं, इन्हें कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। ये आकार में क्या होते हैं, सूक्ष्म और सस्ते होते हैं। अभी मैंने कार्बन प्रतिरोध बनाने की विधि बताई कि कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन को किसी उपयुक्त बंधनकारी एजेंट की सहायता से बेलन के रूप में ढाला जाता है तथा बेलन के सिरों पर इसकी अक्ष के अनुदिश चालक तार से बनी संयोजी लीड लगा दी जाती है। इन लीडों की सहायता से कार्बन प्रतिरोधक को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखो जैसा कि अभी मैंने चित्र में दिखाया था, कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारित करने के लिए बेलन पर 4 समाक्षीय रंगीन पट्टियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक पट्टी का एक विशेष अर्थ होता है और प्रत्येक रंग का क्या होता है, एक निश्चित वर्ण कोड होता है, ठीक है। अब ये वर्ण कोड के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब देखो ये 4 पट्टियां किस तरीके से काम करती हैं। तो बेलन के सिरे से पहली 2 पट्टियां तो ओम में प्रतिरोध के मान के पहले 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करती हैं और तीसरी पट्टी दशमलव गुणक को और चौथी पट्टी सहता प्रतिशत को व्यक्त करती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, चौथी पट्टी नहीं होती, 3 ही पट्टियां होती हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए कि सहता क्या होती है, 20%। सहता मतलब कि वो जो कार्बन प्रतिरोध है उसके मान में कुछ हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस कितना है, ठीक है। तो अपन ये प्लस माइनस करके परसेंटेज में लिखते हैं। तो अगर चौथी पट्टी नहीं हो तो हम वेरिएंस या हम कहेंगे सहता कितनी परसेंट है, 20% है, ठीक है।
अब हम बात करें वर्ण कोड की, तो देखो वर्ण कोड, जैसे ये तो क्रम संख्या लिखी है अपन ने, ये क्या है, कलर लिखे हैं, और ये अंक है इनका, जैसे काले के लिए 0 निर्धारित किया है, भूरे के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, ठीक है। इस तरीके से ये कलर हैं, और दशमलव गुणक है, यानी कि इसी को 10 की पावर में लिखेंगे, 10 की पावर 0 लिखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से, ठीक है। और सहता, सहता के लिए हम ये सारे कलर काम में नहीं लेते, केवल 3 कलर लास्ट के काम में आते हैं, एक तो सुनहरा, एक चांदी का जैसा, और एक रंगहीन, ठीक है। तो ये कलर, ये जो टेबल है ये अपने को इस तरीके से याद रखनी है, और इनका अंक जो कोड है ये अंक, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और यहां से सवाल आता है परीक्षा में, और ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो इस सारणी को याद करने के लिए भी एक छोटा सा ये इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो यहां से आप देखेंगे कि जो ये बी से क्या हो गया, ब्लैक हो गया, फिर अगले बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरीके से, है ना, जिन पे निशान लगाए हुए हैं ये कलर, इस तरीके से इसी क्रम में ये इस ट्रिक से याद रखे जा सकते हैं। अब किस तरीके से परीक्षा में सवाल आएगा ये अपन देखते हैं। तो देखो 2 तरीके से परीक्षा में सवाल आता है, ये दोनों तरीके यहाँ पे, ये दोनों तरीके के सवाल यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो पहले तरीके की बात करें तो पहला जो है अपने को ये इस तरीके से चित्र बना के दे सकता है वो, ठीक है, और चित्र बना के दे करके अपने को वो प्रतिरोध पूछेगा ऐसे, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपने को प्रतिरोध का मान दे दे, सहता दे दे, और इसके वर्ण कोड पूछ ले, कि कलर पूछ ले भाई कौन कौन से कलर हैं। तो ये देखो अपन कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे ये चित्र अपने को दिया हुआ है, दो शुरू के 2 कलर लाल, फिर हरा और फिर चांदी सा। देखो तो शुरू के जो 2 कलर हैं वो तो किसको व्यक्त करेंगे, शुरू के 2 सार्थक अंकों को। ये जो तीसरा कलर है ये किसको व्यक्त करेगा, इसके दशमलव गुणक को, यानी कि 10 पावर को, ठीक है। और ये सहता को व्यक्त करता है। अब देखो ऊपर सारणी में देखें अपन, तो सारणी में जैसे लाल के लिए अगर देखते हैं हम, तो लाल के लिए देखो कोड कितना है 2, दूसरा भी 2 है, तो कितना हो गया 22, ठीक है। अगला कौन सा था, हरा था, तो हरे के लिए हमारे पास में ये जो दशमलव गुणक है ये कितना है, कितना है 10 पावर 5, तो ये 22 गुणा 10 की घात कितना हो गया 5 हो गया। ये तो प्रतिरोध का मान आ गया। अब सहता की बात करें तो देखो इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे, और यहाँ पे कौन सा कलर है, चांदी के जैसा कलर है, तो चांदी के लिए कितनी है सहता, प्लस माइनस 10%। तो इसी तरीके से ये हो गया 22 गुणा 10 की घात 5 प्लस माइनस 10%। अब देखो इसके लिए बात करें अपन, तो इसमें पहला कलर दिया हुआ है पीला, फिर नारंगी, भूरा और सुनहरा। तो ऊपर देखिए अपन सारणी में पीला, पीले के लिए देखो वर्ण कोड 4, फिर उसके बाद में नारंगी था, इसके लिए वर्ण कोड कितना 3, फिर उसके बाद में क्या था, देखो भूरा था, तो भूरे के लिए वर्ण कोड क्या है, भूरे के लिए वर्ण कोड देखें अपन, तो भूरे के लिए वर्ण कोड 1, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दशमलव गुणक, तीसरा जो अंक है वो किसको दर्शाता है, दशमलव गुणक को, तो 10 की पावर 1, ठीक है। तो इन सबको लिखेंगे एक साथ अपन। तो देखो पीले के लिए 4, पीले के लिए कितना 4, नारंगी के लिए 3 गुणा 10 की पावर, भूरे के लिए 10 की पावर 1, सुनहरे की बात करें तो प्लस माइनस 5%, ठीक है, ओके। अब अपन बात करें, देखो दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है। अपने को ये इस तरीके से मान दे देगा, कार्बन प्रतिरोध का सहता दे देगा, और अपने से वर्ण कोड पूछेगा, तो वर्ण कोड अपने को बताने हैं। तो देखो वर्ण कोड नियम से ये कार्बन प्रतिरोध पर क्रम से अपन ने कलर लिख दिए। तो देखो 6 पे क्या आता है, नीला आता है, 2 पे क्या आता है, लाल आता है, और 10 की पावर 3, ठीक है, ये किसके लिए है, नारंगी के लिए, और 5% किसके लिए है, सुनहरा के लिए। तो अपने को ये इस तरीके से क्रम से लिखने हैं, जो कि अपन सारणी को याद करके ये क्रम याद कर सकते हैं, ठीक है।